लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? ओके, सो हमने कल कंडक्टर्स की बात कंप्लीट की थी. नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंस इन अ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाई इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इन शॉर्ट हम कंडक्टर का पढ़ चुके हैं. इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिफरेंस तो मेंशन करेंगे कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बट साथ में ऐसा भी समझ लो कि ये जो नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, जो डाइलेक्ट्रिक है, उन्हीं का भी बिहेवियर हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं. सो देर आर अ चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं. क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स, मतलब कि जो चार्ज को कैरी करते हैं. गॉट इट? ओके. When the conductor is subjected to the external electric field. Okay, पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. Which are the charge carrier in the conductor? Electrons. Very good. Which electron? लेकिन वैलेंस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन. Which electron? Free electron. Free electrons are the charge carrier inside the conductor, which are responsible for the conducting property of the metal, या फिर कंडक्टर भी बोल सकते हैं. Okay, leave it. When the conductor is subjected to the external electric field, the free charge carriers move and the charge distribution in a conductor adjusts itself in such a way that electric field due to the induced charge, that is electric field due to induced charge IN, okay, yeah, electric field inside the conductor oppose the electric field outside, external electric field, outside electric field within the कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर के रीजन्स में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इंड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के कौन से डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट एंड पैरेलल तो है, लेकिन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट. दिस इज द हेड एरो. ओके, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंटरनली जो इंड्यूस होगा वो उसके कौन से डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. कल मैंने आपको एक दो प्लेट के बीच में एक क्यूब बताया था और माइनस और प्लस का सेपरेशन देखा था हमने. ओके, एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए. एंड दिस हैपेंस until the two field cancel each other and the net electrostatic field inside the conductor is zero. outside and inside दोनों का वेक्टर समेशन करना है और वो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा? जीरो वेक्टर. एंड दिस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो है वो प्रॉपर्टी, सॉरी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी कि हम चाहे कंडक्टर पे चार्ज रखें या ना रखें, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या ना रखें, कंडक्टर के इनसाइड पोर्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आया समझ में? बट ऑपोजिट टू दिस इन अ डाइलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट्स ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल. ऑपोजिट टू दिस डाइलेक्ट्रिक में अगर आ जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंसेस है जहां पे फ्री चार्ज मूवमेंट नहीं कर सकता है. कंडक्टर के केस में फ्री चार्ज मूवमेंट कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहा था, लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे है जिसमें फ्री चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. बट द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होता है वो समझ लो. ये मानो कि दो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट हो गया या नेगेटिव प्लेट हो गया, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा. अब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक रख लिया. क्या रख लिया? डाइलेक्ट्रिक. तो इसमें क्या है बेटा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कंडक्टर के केस में क्या होता था वो बता देता हूं सबसे पहले. तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जाके कलेक्ट होता था, आया ना, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता था. यस और नो? ओपन हो जाता था. बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक द पिक्चर इज ऑफ समथिंग डिफरेंट. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उसके अंदर मानो कि हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो क्या होगा? तो इसके डाइपोल ऐसे अरेंज हो गए, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस, उसकी दूसरी डायपोल ऐसे अरेंज होगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये चार्ज जो है वो फ्री नहीं है, फ्री नहीं है इसीलिए वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस का जो पैर था ना वो पैर अपनी जगह पे ओरिएंटेड होगा। मतलब अगर मान लो कि पहले ऐसे है तो फील्ड को पैरेलल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है डायपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है जो उसको पैरेलल बनाने का ट्राई करता है, तो वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अगर मान लो कि डायपोल नहीं थी, क्योंकि अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मतलब पहले से डायपोल थी लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी, फील्ड जो था उससे पैरेलल नहीं था, तो वो पैरेलल बनाने का ट्राई कर देगा। और मानो कि डायपोल थी ही नहीं, पहले से चार्ज एक ही जगह पे थे प्लस माइनस, तो सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ में आया? सिर्फ सेपरेट हो गए, भागेंगे नहीं कहीं ना कहीं, जो कंडक्टर के केस में भाग रहे थे। और कंडक्टर के केस में वो फ्री होने की वजह से ये जो इनसाइड फील्ड है देखो +2 नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ, आया ना, वो एग्जैक्टली उतना होगा जितना ऊपर वाला है, एंड दैट्स व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, बट यहाँ पे भागेंगे नहीं इसलिए उतना ज्यादा फील्ड जनरेट हो पाएगा नहीं, बट इफ माइनस और प्लस एडजस्टेंट माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस साइड पे कुछ माइनस बचेगा, इस साइड पे कुछ प्लस बचेगा, उसके थ्रू अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा +2 माइनस, दिस इज इन ऑपोजिट ऑफ एक्सटर्नल वन, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग था, इसलिए एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ना कि इन अ डाई इलेक्ट्रिक free movement of the charge is not possible but external field induce dipole moment। अभी देखो यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो माइनस से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट होता है P, तो डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्ट्रेचिंग इसलिए बोला है कि मानो कि पहले नॉन पोलर होते तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ होता, तो स्ट्रेच होके पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पे फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव को फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गई। या रीओरिएंटिंग का मतलब क्या है, पहले से पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट थे लेकिन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था और फील्ड कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल था, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से रीस्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग, उस तरह से एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी। The collective effect of all molecules of dipole moments is the net charge on the surface of dielectric which produce a field and that oppose which field। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लाइंस बनेंगे डायपोल्स के, बीच वाला प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से जो नेगेटिव साइड था उस एंड पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और जो पॉजिटिव साइड था उस एंड पे थोड़ा सा क्या नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, तो कलेक्टिव इफेक्ट करके molecular dipole net charge on the surface of the dielectric which produce a field opposed to which field। तो देखो ये नेट चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ वो एक फील्ड जनरेट कर रहा था +2 माइनस, जो एक्सटर्नल फील्ड के कौन से डायरेक्शन में था, ऑपोजिट, हेंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस बट डज नॉट बिकम जीरो। ई एक्सटर्नल मतलब ईओ प्लस EN वेक्टर दैट डज नॉट इक्वल्स टू zero vector in case of insulator, in case of dielectric, but in case of conductor it is zero vector। clear हुआ? The extent of the effect depends on the nature of dielectric। extent of the effect जो है वो किस पे depends है, nature of dielectric। the behavior of the conductor and the dielectric in the presence of external electric field are shown as below। इसका जो behavior है और डाइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा वो नीचे बताया गया है, देखते हैं। यहां पे यू कैन सी इन द केस ऑफ कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड ईओ एंड इंटरनल फील्ड जनरेटेड EN, समेशन ऑफ बोथ डार्क लेटर है मतलब वेक्टर फॉर्म में है, दोनों का समेशन कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, जीरो वेक्टर। यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ है या यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ है वो दोनों चार्ज का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और ये जो चार्ज यहाँ पे जनरेट या इंड्यूस हुआ है वो फ्री चार्ज है, कंडक्टर है ना बेटा, तो कंडक्टर के केस में वो कौन सा चार्ज होता है, फ्री, इसलिए उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा फ्री बोला गया है। आया समझ में? बट फॉर इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड वेक्टर अगेन वही का वही है, लेफ्ट टू राइट,
बट इंटरनल फील्ड वेक्टर यू कैन सी और हियर दोनों एरो यहाँ पे सेम थे. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सिमिलर लेंथ मतलब सिमिलर मैग्नीट्यूड, बट ओवर हियर EO इज यानी कि E एक्सटर्नल फील्ड इज ग्रेटर देन द विच फील्ड? इंटरनल फील्ड. तो इंटरनल फील्ड छोटा है, इसलिए दोनों का वेक्टर समेशन जो है वो 0 नहीं होगा. क्लियर? और यहाँ पे ये जो है वो फ्री चार्ज नहीं है, लाइक मेटल में फ्री चार्ज था, हाँ कि ना? वैसे यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है, कंडक्टर में फ्री चार्ज था, यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है. यहाँ पे पोलराइजेशन के थ्रू चार्ज हुआ है, क्रिएट हुआ है या इंड्यूस हुआ है. पोलराइजेशन को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आगे के सेक्शन में, बट फिर भी मैंने थोड़ा आपको वर्बली बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. नॉन पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ही है, तो जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? सेपरेट. इसको बोलते हैं पोलराइजेशन. और ऑलरेडी पहले से पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट है, तो रेंडमली ओरिएंटेड होता है. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल बन जाएगी. तो दोनों केस में पोलराइजेशन मिलने वाला है, इसीलिए इस डेंसिटी को सिग्मा पी यानी कि पोलराइजेशन का सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला गया है. बात क्लियर हुई? आया ना? ओके. हाँ, जो प्लेट्स आपने ली है वो डाइलेक्ट्रिक ना, ये जो प्लेट्स मैंने ली है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए ली है. जैसे मैंने जब कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके बता देता हूँ कि ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो मैंने वो प्लेट इसलिए ली थी कि आपको पता चले कि इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया है, इस प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ ज्वाइन किया है, और इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की और एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट हुआ है. समझ में आया? वो सोर्स बताया मैंने. क्या बताया? सोर्स. जैसे आपका लेफ्ट साइड का वॉल जो है, बराबर, वो लेफ्ट साइड का वॉल इस साइड का होगा, लेफ्ट साइड आपके लिए. ओके, आपके लिए लेफ्ट साइड है, वो साइड हुआ. तो आपका जो लेफ्ट साइड का वॉल है वो पॉजिटिव है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया है. आपके राइट वाला जो वॉल है वो नेगेटिव के साथ, और बीच में आपने कोई क्यूब रखा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड होता, उसमें आपने क्यूब रखा. तो फील्ड कहाँ से जनरेट हुआ वो बताने के लिए मैंने प्लेट्स ड्रॉ किए, जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं. जनरली हम वही करने वाले, बट कैपेसिटर हम लेटर ऑन पढ़ने वाले. ओके. और इन लोगों ने डायरेक्ट एरो करके बता दिया कि ये फील्ड एक्सटर्नल है, लेकिन वो जनरेट कहाँ से हुआ? तो ऐसे दो प्लेट रख के जनरेट किया होता है. ओके, गुड. Dielectric is a such substance that does not allow the charges to pass through it, but allow the electric force on a charge to each other. Okay, वो अपने में से चार्ज को पास होने नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर जो चार्जेस है उसको वो फोर्स लगने देता है. आया समझ में? ओके. एक्चुअली an insulator that can be polarized by limited displacement of charge. कोई भी इंसुलेटर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक को हम पोलराइज कर सकते हैं, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज. पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है तो नॉन पोलराइज. जैसे थोड़ा सेपरेशन होगा, क्योंकि हमने बोला कि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लग सकता है, तो फोर्स लगने से ये चार्जेस क्या हो गए? सेपरेट हो गए, और जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा? पोलराइजेशन होगा. क्लियर है? राइट द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड एक्सप्लेन देम. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. So molecules of the substance may be polar or non-polar. So there are the two types of the dielectric, polar dielectric or non-polar dielectric. Polar molecules. In the polar molecules, the center of positive charge and center of negative charge is not coincide. Polar मतलब पहले से ही वो positive negative different है. Positive negative क्या है? Different. तो positive and negative charge के center not coincide with each other. एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे नहीं है, सेपरेट है पहले से, विथ ईच अदर, एंड सच अ मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल्स पोजेसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट. पहले से उनके पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के सेपरेशन की वजह से पहले से ही हमें क्या मिलेगा? डाइपोल मोमेंट. ओके, तो पहले से ही हमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिल जाती है. जस्ट फॉर एग्जांपल H2O एंड HCl. कुछ फिगर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोजन का वॉल जो साइज होता है वो कम होता है. दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल. आया समझ में? लाइक दिस हो गया स्फीयर. ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, उसके थ्रू H and Cl कंबाइंड होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. गॉट इट? अब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर इसका इलेक्ट्रोडेंसिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर डाइपोल मोमेंट होता है. तो पहले से डाइपोल मोमेंट मिल गया,
एंड दैट्स व्हाई इट इज विच मॉलिक्यूल? यहाँ पे H2O ना, हाइड्रोजन स्फीयर, और दिस इज ऑक्सीजन स्फीयर। आया समझ में? तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड है OH बॉन्ड OH बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की पोलर, मतलब इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। ये दोनों को आप वेक्टर समेशन करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? तो पहले से ही इन मॉलिक्यूल्स के पास उनके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जो है वो सेपरेट होने की वजह से डायपोल मोमेंट है, और दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स बोलते हैं? पोलर। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि जिनका डायपोल मोमेंट Q/2A 0 है। आया समझ में? फिजिक्स ऐसा बता रहा है कि जिनका डायपोल मोमेंट P 0 है वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फॉर्मूला Q/2A, ये 0 कब हो सकता है? जब 2A कितना हो, मतलब द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज व्हाट? 0। बात समझ में आया? सेपरेशन 0 मतलब कि जहां पे पॉजिटिव है वहां पे ही नेगेटिव है, मतलब कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विथ ईच अदर। इसीलिए डेफिनेशन पढ़ो, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइड विथ ईच अदर, सच अ टाइप मॉलिक्यूल इज नॉन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन केमिस्ट्री उल्टा बोलता है। केमिस्ट्री तो ऐसा बोलता है कभी भी सेंटर कोइंसाइड तो हो ही नहीं सकते ना, दो एटम तो सेपरेट ही हो गए ना। जैसे यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर। जब केमिस्ट्री के तौर पे जा रहे हैं तो दो हाइड्रोजन एटम सेपरेट दिख रहे, यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेपरेट दिख रहे, आया ना? तो इसको फिजिक्स के साथ कैसे कंपेयर करें, मतलब कैसे मैच करें? क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों नॉन पोलर है, दोनों के दोनों क्या है? नॉन पोलर। तो फिजिक्स का डेफिनेशन फिजिक्स की यहाँ पे सही है कि सेपरेशन 0 होगा, तभी दोनों का डायपोल मोमेंट, मतलब तभी डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0, और तभी हम उसको नॉन पोलर बोल पाएंगे। तो यहाँ पे फिर केमिस्ट्री का ऐसा बोलना है कि ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन दोनों सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया? 0, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर बॉन्ड। 11 साइंस में पढ़ा है। इट इज विच बॉन्ड? नॉन पोलर बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आया समझ में? भले हमने केमिस्ट्री के तौर पे देखा समझा, यहाँ पे काम कर रहे हैं हम फिजिक्स में, तो लिखेंगे फिजिक्स का ही कंडीशन। आया समझ में? केमिस्ट्री के तौर पे इसको सोचते हैं तो CO2, C बीच में और 2 ऑक्सीजन आजू बाजू में, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे होगा और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो CO2 में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O होता है। करेक्ट? चलो हमें नेगेटिविटी की बात करनी है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई माइनस डेल्टा, कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा, इसका माइनस डेल्टा। बात समझ में आया? यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन है। हाँ, फिजिक्स ऐसा बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन नहीं है, दैट्स वाई मोमेंट क्या है? 0। बट केमिस्ट्री के तौर पे देखे, स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ किया है वैसे देखे और रियलिटी देखे तो देयर इज अ सेपरेशन, सेपरेशन है। तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे हुआ? तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इस बॉन्ड की -2 प्लस ऑक्सीजन टू कार्बन होगी, इस बॉन्ड की -2 प्लस ऑक्सीजन टू कार्बन होगी, दोनों एक दूसरे के कौन से डायरेक्शन में आए? ऑपोजिट। और दोनों बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम। ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड, टोटल इज, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री। क्लियर हुआ? तो एक्चुअली में हमने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली समझ लिया, क्योंकि किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे तो सेंटर सेम नहीं है, कोइंसाइड नहीं है, तो फिर वो नॉन पोलर कैसे हुआ? इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी लिखना तो किसकी डेफिनेशन है? फिजिक्स। ओके। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोसेसेस अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन, H2, CO2। आया समझ में? तो दिस इज अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। शायद पूछे, शायद मतलब 80% ना पूछे, 20% में वो थ्योरी आ सकता है, लेकिन ये थ्योरी IMP है। उसके बाद explain the polarization of non-polar molecules in a uniform electric field and define the linear isotropic dielectrics. Okay,
आपको एक्सप्लेन करना है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन एक्सप्लेन करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और हमें डिफाइंड भी करना है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स को, कि व्हाट इज द लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, इसको हम लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। सो एज shown इन द फिगर, an external field, the positive and negative charges on of a non-polar molecule are displaced in a which direction? Opposite direction. As shown in the figure, in an external electric field, positive and negative charge of non-polar molecule are displaced in a opposite direction. तो देखो, this first figure is the for non-polar molecules. हमने भले H2 and CO2 में देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस सेपरेट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स देखे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है ना। तो जब हमने फिजिक्स के तौर पे किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया तो देखो प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7 में आया समझ में। जब हमारा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? जीरो। क्लियर हुआ? तब की बात है। बट वही सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि उसी सब्सटेंस पे हमने क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। एंड सपोज माय फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड टू राइट साइड, देन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। दिख रहा है? पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट गया। याद से इसको समझो, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा और ये राइट टू लेफ्ट, तो ऐसा बन गया। तो जो नॉन पोलर थे वो सारे क्या हो गए? पोलराइज। देखो प्लस माइनस सेपरेट हो गया। यस और नो? तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड इन अ विच डायरेक्शन? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए। The displacement stops when the external force or a constitutive charge of molecule is balanced by the which force? Restoring force. Now समझते जाना अच्छे से। ओके? सपोज इस डायरेक्शन में, जैसे मेरे हाथ का मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है। कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल। बात समझ में आई? अब दिस आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो पहले सेपरेट थे, मतलब पहले एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड थे। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐड किया या रखा, दोनों का क्या होने लगा? सेपरेशन होने लगा। ये सेपरेशन कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से, है या ना? जैसे पॉजिटिव माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी तो लगेगा, है या ना? तो एक फोर्स जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो उनको दूर ले जाने का ट्राई करवा रहा है। यस और नो? और ये अट्रैक्शन उनको पास नजदीक ले जाने का ट्राई करवा रहा है या ना? धीरे 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 एक ऐसी पोजीशन आएगी जब ये जो एक्सटर्नल फील्ड उनको दूर ले जाने का ट्राई कर रहा था वो फोर्स और जो उनको पास लाने का फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तब ये सेपरेशन यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, वो रुक जाएंगे। धीरे 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 सेपरेशन बढ़ा। एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये बाहर का एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो, और वो अट्रैक्शन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, वापस लाने का ट्राई कर रहा है वो दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे। तब ये सेपरेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप। और वो वही के वही रह जाएंगे। पढ़ो अब उसको। Displacement stops when the external force on the constitutive charge of the molecule is balanced by, यानी कि due to the which field? Internal field of the molecules। आया समझ में? मैंने अभी अट्रैक्शन से समझा लिया, वही इंटरनल फील्ड हो गया। The non-polar molecule thus develop induced dipole, induce इसीलिए बिकॉज पहले उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, जीरो था। जब उनको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो थ्रू दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, इसलिए हम उसको कौन सा डाइपोल मोमेंट बोलेंगे? इंड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यू कैन सी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेफ्ट टू राइट लिया था, तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव आया लेफ्ट टू राइट,
तो फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। बात क्लियर हुई? ओके, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? So in the external electric field, when the induced dipole moment is in the direction of field and is proportional to the field and okay, बस यहाँ पे is in the direction of the field and is proportional to field, या तो फिर field strength, दो वर्ड्स यूज कर सकते हो। Substances for which this assumption is true, they are called लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आता है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप। ओके, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हो रहा है P इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर हम कोई कांस्टेंट B रख दे तो P इक्वल्स टू के तो y इक्वल्स टू mx। हुआ कि नहीं? इसको अगर y एक्सिस पे ले डाइपोल मोमेंट को और x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऐसा मिलेगा स्ट्रेट लाइन, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप्स, और इसलिए हम उसको बोलेंगे लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। The induced dipole moment of the different molecules add up and giving the net dipole moment of the dielectric in the presence of external electric field। जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स है वो सारे के इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को हम एडअप करेंगे। फिर देखो, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका, 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 इस सब डाइपोल मोमेंट्स को हम एडअप करेंगे, तो दैट विल गिव यू टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक। क्लियर हुआ? तो ये नॉन पोलर की बात हो गई। अब बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जो पहले से पोलर है, वो जो पहले से पोलर है, ओके, उनका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कैसे पोलराइजेशन होगा? सो द परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इज, नॉन पोलर का तो जीरो था ही था, इंडिविजुअल भी जीरो था, टोटल भी कितना था? जीरो, क्योंकि इंडिविजुअल जीरो होता है तो टोटल भी तो क्या होने वाला था? जीरो होने वाला था। यस और नो? अब अगर मैं बात करूं कि नॉन पोलर की जगह पे यस पोलर मॉलिक्यूल आए तो इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होगी, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो देयर इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। दिख रहा है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव टू नेगेटिव टू, है कि नहीं सबकी? क्लियर? तो सबकी डाइपोल मोमेंट मुझे दिखने मिल रही है। तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इज दैट, बट द टोटल डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, पोलर होने के बावजूद कितना है? बिकॉज डिफरेंट परमानेंट डाइपोल आर एग्जिएशंस, सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज जीरो। ये एग्जिएशंस वर्ड अगर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है तो हम लिखेंगे डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ये सब रैंडमली अरेंजमेंट है, यस और नो? अगर रैंडमली अरेंज होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है? जीरो। कोई डाउट? कंफर्म? यस और नो? अभी मानो कि हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि E डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू अ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट या इंडिविजुअल डाइपोल, एक्चुअली में मोमेंट्स तो डाइपोल मोमेंट तो उसका प्रॉपर्टी है, तो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल डाइपोल, दे टेंड टू अलाइन विद द फील्ड। चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने बोला था कि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू P sin थीटा, and that torque try to align it in the parallel to the electric field। yes or no? सेम टॉपिक को हमने याद किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, P cos थीटा माइनस P cos थीटा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर इन दिस चैप्टर, है ना? तो वहां पे भी हमने बोला था कि ट्राइज टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब cos 1 होता है, और वो माइनस P था, बराबर? वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इन शॉर्ट, ये दोनों लॉजिक से हम इतना पता लगा सकते हैं या इतना बोल सकते हैं कि जो डाइपोल है वो फील्ड को कैसा बनने का ट्राई करेगी? पैरेलल। तो जैसे हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये जो सारे डाइपोल्स जो मैंने एरो से ड्रॉ करके बताए थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, वो सारे ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में आ गए। थोड़ा सा स्लैंट है,
ओके, कुछ को छोड़ के सब देखो, जितने मैंने ट्रू साइन किए वो सारे कौन से डायरेक्शन में हो गए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। और एक कुछ में वेरिएशन है, वो क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू जो टॉर्क लगता है ना, उसके अलावा रूम टेम्परेचर से उनको कुछ वाइब्रेशन एनर्जी मिलती है। वो वाइब्रेशन एनर्जी से पहले वो पैरेलल तो हो जाते हैं, लेकिन ड्यू टू दैट वाइब्रेशनल एनर्जी वो वापस वहां से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आया समझ में? ओके, सो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। व्हेन द summed of overall the molecules there is then net dipole moment in the direction of which field? एक्सटर्नल फील्ड। अगर मानो कि ये मैं सारे का समेशन कर लेता हूं तो मुझे एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा जो एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगा। मींस डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट पोलराइज। अब इसलिए बोला चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल वाला हो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला हो, इफ एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है तो उसका टोटल डाइपोल मोमेंट तो कितना होने वाला है। बट व्हेन वी पुट दैट मॉलिक्यूल्स इनटू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलराइज के केस में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन होगी, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। और ऑलरेडी जो पोलर था उसके डाइपोल्स जो रैंडमली ओरिएंटेड थे उसकी जगह पे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो दोनों केस में जो पहले नेट डाइपोल मोमेंट 0 था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या मिल रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ पोलराइज्ड। क्लियर हुआ? द एक्सटेंट ऑफ दिस पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली ऑपोजिट फैक्टर। यहाँ पे दो फैक्टर एक्ट करते हैं और वो दोनों फैक्टर में से किसकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड रहता है। मानो कि अगर इसके अंदर 100 डाइपोल्स है तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि 100 के 100 डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल हो जाएंगे। आया समझ में? क्यों? क्योंकि दो फैक्टर है वहां पे। कौन से दो फैक्टर है वो समझते हैं। डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन डाइपोल विद द फील्ड, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो टॉर्क एक्टिंग थ्रू द एक्सटर्नल फील्ड ऑन डाइपोल। दोनों का सेम मतलब है, ओके, क्योंकि टॉर्क के थ्रू ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा किया था, फिर पी साइन थीटा डी थीटा, फिर पी कॉमन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन किया था माइनस कॉस थीटा। याद आ रहा है? ओके, गुड। सो एक्सटर्नल फील्ड में जब डाइपोल को रखते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डाइपोल को अलाइन करने का ट्राई करती है, मतलब फील्ड को पैरेलल बनाने का ट्राई करती है। एंड अनदर थिंग इज थर्मल एनर्जी। मैंने अभी बोला था रूम टेम्परेचर पे डाइपोल के पास, मॉलिक्यूल्स के पास थर्मल एनर्जी होती है जिसके थ्रू वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेशन। वो थर्मल एनर्जी उनको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अलाइनमेंट में से। अगर वो पैरेलल अलाइन हो गए हैं तो थर्मल एनर्जी की वाइब्रेशन की वजह से डायरेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। आया समझ में? मानो कि टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा, और मानो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया है तो अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, इसीलिए पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर पे डिपेंड्स है कि पोलराइजेशन कैसा मिलेगा। क्लियर हुआ? जनरली द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर द विच मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल्स। हाउ डज द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट? ओके, फील्ड वर्ड आना चाहिए। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड जो है वो किस तरह से मॉडिफाई होगा? सो व्हेन द पोलर और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट। डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। हमने देखा चाहे आप पोलर टाइप का रखो चाहे नॉन पोलर टाइप का रखो, दोनों के पास नेट डाइपोल मोमेंट इनिशियली कितने होते हैं? 0। बट व्हेन वी पुट इट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के अंदर क्या जनरेट होता है? नेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये जो याद रखना है आपको, ये पोलराइजेशन है। आगे के चैप्टर में जाके मैं बोलूंगा मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलूंगा? मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन क्या बना? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई बता सकता है लॉजिक से मैग्नेटाइजेशन का क्या होगा डेफिनेशन? सेम टू सेम,
डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बट वहां पे डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। कौन सी डायपोल मोमेंट होगी? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट तो आपने ये भी पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू डी आर, टॉर्क वाला। टॉर्क भी एक टाइप का मोमेंट ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का नाम था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क यानी एफ इंटू डी आर। जैसे कि ये बॉडी पे ऐसे और ऐसे ऑपोजिट फोर्स लगते हैं ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन फोर्स, तो वो डायपोल ऑफ फोर्स है। डायपोल तो नहीं बोल सकते, बट क्या बोलते थे, वही बोलते थे, पेयर ऑफ फोर्स या डायपोल ऑफ फोर्स। गॉट इट? पेयर ऑफ, बट एक अलग सा ही था। ओके चलो, अभी याद नहीं आ रहा है, गुजराती में याद आ रहा है बट इंग्लिश में नहीं याद आ रहा है, बट लिव इट, छोड़ देते हैं उसको समझने का, नाम छोड़ देते। बट द थिंग इज दैट ए पेयर ऑफ ऑपोजिट फोर्स था, गॉट इट ना, और जिसके थ्रू मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होता था, वही मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोल रहे थे? टॉर्क, क्योंकि वहां पे फोर्स का केस था। तो जैसे यहाँ पे दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट थे तो मोमेंट ऑफ फोर्स मिला, वैसे दो चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए तो डायपोल मिलेगा, डायपोल मोमेंट, जिसको हमने P इक्वल टू क्यू इंटू 2a किया। जैसे यहाँ पे दोनों फोर्स में से एक फोर्स लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस dr लिया, वैसे दोनों चार्ज में से एक चार्ज लिया Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया। आया समझ में? वैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं। कौन से दो पोल? नॉर्थ पोल एंड साउथ। वो पोल की स्ट्रेंथ होती है, तो किसी एक पोल की स्ट्रेंथ लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर मानो कि बार मैग्नेट है तो उसका लेंथ L, तो पोल स्ट्रेंथ को मानो कि मैं P बोल दूं और लेंथ को L बोल दूं, तो P इंटू एल यू दैट गिव यू डायपोल मोमेंट। बट कौन सा डायपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जैसे अभी आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं इसलिए मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे लिख के आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जब तक कोई वर्ड यूज ना किया जाए तो आपको समझना है इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लाइकवाइज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये मैंने अभी पढ़ा दिया ना, अब मैं 4th 5th चैप्टर में जाके पूछूंगा, लाओ बोलो क्या आंसर था, है ना? याद रखना, मैं तो पढ़ा दिया मतलब बोल दिया मतलब मैं पूछने वाला वो फिक्स है, अब आपको याद रख के जाना है। तो पोलराइजेशन को कौन से वेक्टर से डिनोट करते हैं? और अभी मैंने लिखा था पता है, P प्रोपोर्शनल टू E। ओके, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? E वेक्टर। व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू पुट कांस्टेंट। मैंने मीनवाइल K पुट कर दिया था, लेकिन द रियल कांस्टेंट इज साई। ओके, एक्चुअली में इसको काय बोलते हैं, मैंने करेक्ट किया था, क्या बोलते हैं? काय, बट स्पेलिंग होता है CHI। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ओके, CHI मैंने स्पेलिंग में E लिख के गलत किया, लेकिन उसको बोला जाता है काय। वो बता रहा है कुछ रीजन से उसको काय बोलते हैं, पता नहीं कौन सा रीजन, सम रीजंस। ओके, तो मैं जनरली इसको साई बोलता था, बट द थिंग इज साई भी नहीं बोला जाता है, काय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काय। स्पेलिंग में CHI ही आएगा सिर्फ। ओके, समझ में आया ना?
और इसको फाई बोलते हैं, PHI फाई। ओके, चलो गुड। तो दिस इज काई, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, जनरली एक्स कर्वेचर में एक्स होता है या कभी कभी एक्स ऐसे लिख देते हैं। तो काई इज द कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। वर्ड्स में अगर बोलना हो तो ससेप्टिबिलिटी, और ये ई लिखने का भी एक मीनिंग है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, एंड फॉर बी जब बी आएगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, बी। मतलब कि ये थ्योरी पूरी मैग्नेटाइजेशंस में रिपीट होने वाली है, याद रखना, सेम टू सेम स्टेप्स। ओके, चलो अब अभी जो मैंने बताया था वो आ गया कि आपका डाइलेक्ट्रिक है। मानो कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट अप्लाई किया है, तो ये सारे डाइपोल्स माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अरेंज हुए। ये बीच वाले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सारी लाइंस वर्टिकल। तो इस एंड पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। और इस एंड पे कौन सा चार्ज क्रिएट इंड्यूस होगा, नेगेटिव। अब ये जो है वो बाउंड चार्ज है, पोलराइजेशन के थ्रू हमें यहाँ पे सरफेस पे चार्ज मिला है, इसलिए इस चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको पोलराइजेशन बोलेंगे। पोलराइजेशन वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा पी, यहाँ पे पॉजिटिव और इस एंड पे कौन सा, नेगेटिव। अगर इन केस ऑफ कंडक्टर होता तो हम सिग्मा फ्री बोलते, क्या बोलते थे, सिग्मा फ्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड और आउटसाइड है दोनों का समेशन कितना हो जाता, 0। बट यहाँ पे 0 होगा नहीं, है ना। और इसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव से कौन से डायरेक्शन में, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगी। क्लियर हुआ। इन शॉर्ट फिगर्स में जहां जहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो सारी चीजें फिगर में होनी चाहिए। मैंने फिगर को पकड़ के एक्सप्लेन किया तो सारी चीज फिगर में होनी चाहिए, क्योंकि फिगर्स जो है ना वो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो आप वर्बली बोलना चाहते हो उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन है। फिर ऐसा नहीं कि एक डिजाइन बनाना है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ईओ बोल देते हैं, ईओ वेक्टर विच इज पैरेलल टू ऑफ इट्स फेसेस एज शोन इन द फिगर। ओके, टू फेसेस को पैरेलल है। कैसे पैरेलल है बेटा, ऐसे 3D में क्यूब होता है, बराबर ना। ओके, तो इसको ऐसे पैरेलल है, ऊपर वाले और डाउन वाले फेसेस को, लेकिन ये जो एडजेस्टेंट फेसेस है ना उसको परपेंडिकुलर है। समझ में आया। इस जिस रूम में आप बैठे हो उसमें लेफ्ट टू राइट जो वॉल है आपके आजू में उसको परपेंडिकुलर है, लेकिन ऊपर और नीचे और सामने और आगे पीछे का जो वॉल है उसको पैरेलल है। बात समझ में आया। दिस फील्ड कॉसेस यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P वेक्टर इन द डाइलेक्ट्रिक। Every volume element delta V of the slab has a dipole moment P vector into delta V। तो कैसे आया, तो P vector is the polarization। Polarization is nothing but dipole moment, total dipole moment per unit volume, मतलब total dipole moment divided by volume हो गया। तो अगर मुझे dipole moment चाहिए तो मुझे वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, हाँ वॉल्यूम से P को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे मानो कि मुझे डेल्टा वी वॉल्यूम लिया, उस स्लैब का मैंने सिर्फ छोटा सा एक पोर्शन लिया जो डेल्टा वी वॉल्यूम वाला है, तो उसके अंदर कितनी डाइपोल मोमेंट होगी, तो P इंटू डेल्टा वी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी इज मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल। वो स्लैब को, बड़े स्लैब को अगर हम देखें तो उसके कंपेयर में बहुत कम है, बहुत छोटा है, मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल। बट अब इस वॉल्यूम के अंदर घुस जाओगे तो उसके अंदर काफी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि काफी नंबर ऑफ डाइपोल है। आया समझ में। तो मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल बट इट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। इट हैज अ नो नेट चार्ज। कौन एक्सप्लेन करेगा, उस वॉल्यूम के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है, इतने ज्यादा डाइपोल होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कैसे, डाइपोल का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज 1000 क्या लाख दे दो उसको, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो इट हैज अ नो नेट चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज, बट इट हैज अ, हाँ टोटल चार्ज नहीं है लेकिन सिर्फ नेट डाइपोल मोमेंट है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन डाइपोल सिट्स क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज। इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट आया कहां से, तो फिर तो हमने देखा ना फिगर में कि एक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज दूसरी डाइपोल के नेगेटिव चार्ज के नजदीक में होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैसे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैसे ये दोनों को कर देंगे, लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए
और इसको कैंसिल करने के लिए बाजू में कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन डायपोल सिट्स क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एडजेसेंट डायपोल इन अ विच शेप? rectangular slab. However, the surface of the dielectric normal to the electric field, there is a net charge density. ये तो देखा हमने बीच वाला कैसे कैंसिल होता है, फिर भी सरफेस पे नेट चार्ज डेंसिटी हमें मिलेगा। जैसे फिगर में हमने देखा कि अनबैलेंस्ड चार्जेस आर इंड्यूस्ड charges due to the which field? External field. And thus the polarized dielectric is equivalent to two charged surface with induced surface charge density sigma p and minus सिग्मा पी। किसी डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज मान रहे हो, मतलब कि उसको ऐसा कहना चाहते हो कि उसकी दो सरफेस जो फील्ड को परपेंडिकुलर थी, वो सरफेस पे पोलराइजेशन की वजह से कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली है। एक के ऊपर पॉजिटिव सिग्मा पी है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव सिग्मा पी है। एंड दिस फील्ड प्रोड्यूस दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोज टू द विच फील्ड? एक्सटर्नल फील्ड। हेंस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EO वेक्टर इन द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस। ओके, द फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सरफेस चार्ज, ये जो सरफेस चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है उसके थ्रू जो फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा? अपोज। यू कैन सी इन द फिगर, हमने बताया भी सही कि ये मेरा एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट टू राइट है, अब यहाँ पे पॉजिटिव इधर है और यहाँ पे नेगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एंड दस द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस सिग्मा पी arises from the bound charge but not a free charge in a which one? free charge किसके केस में होता? इलेक्ट्रिक। या किसके केस में होता? कंडक्टर। ओके, फ्री चार्ज किसके केस में होता? कंडक्टर। फिर ऐसा नहीं डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट लेटर ऑन मैंने उस पर वो थिंक किया तो समझ में आया कि वो कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? सेकंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर कंप्लीट। ओके, फर्स्ट और सेकंड में से एक क्वेश्चन कंपलसरी एंड कैपेसिटर में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। मतलब एक थ्योरी तो होगी ही होगी, प्लस न्यूमेरिकल भी आएगा। ओके, न्यूमेरिकल में टेंशन मत लो, जैसे स्टार्ट करूंगा दबादब न्यूमेरिकल खत्म होगा, दबादब टेस्ट आएंगे। इसलिए अभी थ्योरी पक्का करो भाई, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो काम डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है, कम होने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल में 2 बार नहीं लिखने दूंगा, 3 बार लिखने दूंगा। ओके, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, है ना। मुझे तो बोलने वाले बच्चों ने ऐसा भी बोला है, मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स ने, कि सर थ्योरी एक बार कम लिखवाओ लेकिन न्यूमेरिकल 2 बार ज्यादा लिखवाओ। बराबर, आप भी वही बोलोगे जब आप फील कर लोगे। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके।